ना सिर्फ मैं आप लोगों को ये टेक्निक बताऊंगा कि कैसे लिखा जा सकता है, कैसे वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम ऐसे कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो उस हवाले से पहले आप लोगों को मैं समझाऊंगा, फिर सैम्पल्स कुछ दिखाऊंगा। सैम्पल्स दिखाने के साथ साथ उनको एनालाइज करेंगे एक एक करके, कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होता है, किस तरह बेहतर होता है। उसके साथ साथ जो हमारी अपनी बुक है उससे आप लोगों को इंट्रोज दिखाएंगे कि कैसे लिखे गए हैं। और उसके अलावा जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं वो लोग कैसे अपने इंट्रोज लिखते हैं, मतलब उन्होंने अपने बुक में कैसे इंट्रो लिखे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये सीखे हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ। लास्ट क्लास में हमने जो 5th लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि ग्लिम्पसेस कैसे लिखते हैं। तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि अभी आप लोग इसको सीखें, इस टेक्निक को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह इसको फिर से देखते हैं कि हम कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमने जो समराइज़ करना सीखा था पॉइंट्स का, आउटलाइन के जो पॉइंट्स थे उनको समराइज़ करना सीखा था, वो आपने सीख लिया है। फिर आप लोगों ने एक क्लास थीसिस स्टेटमेंट पे लिया था, उसके अलावा एक क्लास लास्ट क्लास हमने हुक पे लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन के बहुत से जो अप्रोच हैं, तरीके हैं, डिफरेंट अप्रोच के क्या होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के मेथड्स, उन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। ना सिर्फ मैं आप लोगों को ये टेक्निक बताऊंगा कि कैसे लिखा जा सकता है, कैसे वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम ऐसे कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो उस हवाले से पहले आप लोगों को मैं समझाऊंगा, फिर सैम्पल्स कुछ दिखाऊंगा। सैम्पल्स दिखाने के साथ साथ उनको एनालाइज करेंगे एक एक करके, कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होता है, किस तरह बेहतर होता है। उसके साथ साथ जो हमारी अपनी बुक है उससे आप लोगों को इंट्रोज दिखाएंगे कि कैसे लिखे गए हैं। और उसके अलावा जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं वो लोग कैसे अपने इंट्रोज लिखते हैं, मतलब उन्होंने अपने बुक में कैसे इंट्रो लिखे हुए हैं। और उसके अलावा कैसे किस किस किस्म के हुक हम लोग कोई भी, मतलब जो हमने अप्रोच अप्लाई किया होता है उसको हम वैरायटी ऑफ वेज से कैसे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सब कुछ सीखेंगे। जी टाइम ज़ाया के बग़ैर हम चलते हैं अपने एक ऐसे की तरफ जो एक टॉपिक था, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मासेस। जी सबसे पहले तो आप लोगों को मैं आउटलाइन इसका दिखाऊंगा कि हम लोगों ने आउटलाइन जो लास्ट क्लास हमने लिया था, तो उसमें फ़िज़िकल क्लास जब लिया था तो उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो उसका हमने एक मुत्तफ़िका आउटलाइन जो बनाया था वो ये है। आप लोगों को क्या करना है, पहले इस आउटलाइन को आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे आउटलाइन को पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो ये जो टॉपिक है इसका अब इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सर्टेनली लाइज इन मॉडर्न एनलाइटेंड एंड equipped education if the state and society are determined to fight challenges within the educational system। जो आउटलाइन है वो 3 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है कि फ्यूचर कैसे लाई करता है पाकिस्तान का एजुकेशन में, दूसरा ये है कि क्या चैलेंजेस हैं, फिर कैसे इनको निपटा जा सकता है। ये सारा कुछ आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे। अभी मैं इसको पास करें, यहाँ से पढ़ें, इसको यहाँ से पहले इसको पढ़ लें, फिर मैं आप लोगों को ये जब आपने वीडियो पास करके पढ़ लिया है उसके बाद आते हैं कि इसका इंट्रो किस किस अंदाज में हम लोग लिख सकते थे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि किस किस अंदाज में हम लोग इंट्रो लिख सकते हैं। ये अभी मैं आप लोगों के सामने 3 सैंपल्स रख रहा हूँ। तीनों सैंपल्स का ये है कि ये सर अमूद रहमान राजा साहब हैं, वो अपनी क्लास में जब इंट्रो पढ़ा रहे होते हैं तो हमें भी उन्होंने ये सिखाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूं केस स्टडी के हिसाब से कि हम कैसे 3 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला ये है कि हम लोग सबसे पहला मॉडल क्या है कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ जो थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस है, ग्लिम्पसेस हैं, उसमें ग्लिम्पसेस इंट्रो में डालें, थीसिस डालें,
हुक, ये तीनों पार्ट हैं पहला जो अप्रोच है उसका, कि हम लोग एक हुक दें, हुक लेके हुक के बाद तीसरे स्टेटमेंट डालें, फिर उसके ग्लिम्पसेस डालें। ये तीनों कंपोनेंट हैं पहले अप्रोच के। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच है बहुत ही जनरल जाएं, एनेक्डोट कोई दे दें जनरल, उससे हम आते आते नैरो डाउन करें अपने टॉपिक को और एंड पे थीसिस दे दें बस। ये अप्रोच 2 है। तीसरा अप्रोच ये है कि एनेक्डोटल ओपनिंग से ही शुरू करें, लेकिन हुक को एज एन एनेक्डोट यूज करें। फिर हम लोग उससे ग्लिम्पसेस की तरफ आए, या उसके बाद थीसिस दे दें, थीसिस की तरफ आए, फिर ग्लिम्पसेस की तरफ आए, फिर रीस्टेट करें थीसिस को। थर्ड अप्रोच। अब इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे, आप परेशान ना हो। एक एक करके जो तीनों अप्रोच हैं इनके ऊपर हम लोग सैंपल इंट्रोज देखेंगे। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि इनके वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं जी। ये आपके पास आ गया पहला आपका सैंपल इंट्रो। आप लोग इस वीडियो को पॉज करें। आई होप आप सब ने ये वीडियो पॉज करके जो ऊपर इंट्रो मैंने बताया था वो आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह चीज़ों को, ये जो सैंपल 1 है, जो हमने 3 ऊपर अप्रोच डिस्कस किए थे, अप्रोच 1, 2 और 3, एक एक करके देखें कि इनके सैंपल इंट्रो कैसे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर देखें तो आप लोगों ने जो ये इंट्रो पढ़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि सबसे पहले देखें द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन से लेके विदाउट एजुकेशन तक, यहाँ से यहाँ तक क्या किया हुआ था, इसने एक जनरल हुक दिया हुआ था। इस हुक में स्टेटमेंट थे, जनरल स्टेटमेंट, और हिस्टोरिकल हिसाब से एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बताया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इसको कनेक्ट किया गया, ब्रिज करके पाकिस्तान पे ले आए। फिर क्या किया है, यहाँ से फिर थीसिस पुट कर दिया गया है, यहाँ से लेके जब पाकिस्तान पे ले आए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक थीसिस स्टेटमेंट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या है, ग्लिम्पसेस दिए गए हैं, जो आउटलाइन के ग्लिम्पसेस हैं, समरी है जो हमने बताया था वो दिए गए हैं। फिर एंड पे रीस्टेट किया गया, थीसिस को एंडोर्स किया गया। तो आप लोगों ने ये नोट किया कि ये जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हुक था, फिर ट्रांजिशन हुआ है पाकिस्तान की तरफ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका पुट किया गया है थीसिस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ग्लिम्पसेस दिए गए हैं, और एंड पे फिर से रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। ये था फर्स्ट जो मेथड होता है किसी भी इंट्रो को लिखने का, फर्स्ट अप्रोच, जिसमें एक हुक दिया जाता है, फिर इसको कनेक्ट किया जाता है उस टॉपिक के साथ, तीसरे स्टेटमेंट की तरफ नैरो डाउन किया जाता है, फिर तीसरे स्टेटमेंट को पुट किया गया है, फिर ग्लिम्पसेस दिए गए हैं, फिर इसको रीस्टेट किया गया थीसिस को विद एन एंडोर्समेंट। तो इस तरह कंक्लूड किया गया इंट्रो को। ये था फर्स्ट सैंपल। सेकंड सैंपल अगर हम लोग देखें, अभी आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़ें जी। आई होप आप लोगों ने ये इंट्रो पढ़ लिया आप लोगों ने। तो इससे ये हो जाएगा कि आप लोगों ने जिस नोट किया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हुक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर थीसिस, मतलब सेम स्ट्रक्चर है। फिर बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक सेम स्ट्रक्चर है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ थोड़ा सा हुक जो है ना उसको उसका जो अप्रोच है ना वो थोड़ा हुक का वो चेंज किया गया है। किस हवाले से, अब यहाँ पे जो हुक है, हुक के बाद फिर से
वही थीसिस, ट्रांजिशन टुवर्ड थीसिस किया गया, पाकिस्तान की तरफ आए हैं देखें यहाँ पे, फिर थीसिस स्टेटमेंट पुट किया गया, फिर ग्लिम्पसेस और फिर से रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस। तो आपने ये चीज़ें नोट किया कि इनमें अप्रोच 2 में सिर्फ डिफरेंस किया था, जो हुक है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामाई अंदाज में बयान किया गया है, हुक को थोड़ा ज़्यादा हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ बयान किया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिएटिव है। पहला थोड़ा इससे सिंपल था, ये थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव है उससे। अब तीसरा जो स्टाइल है, ये जो सैम्पल 3 है इंट्रो, इसको ज़रा पढ़ें जी। आप लोगों ने इसको वीडियो पास करके देख लिया, पूरा पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जब आप लोग पढ़ेंगे तो ही आप लोग समझेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। आगे भी जाके इस तरह के फिर एग्जांपल हम लोग इनको कंपैरिजन भी करेंगे, आगे जाके और एग्जांपल्स भी देंगे। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा तो आप लोगों ने नोट किया कि यहाँ से लेके, एक सेकेंड, कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो पूरा आउटलाइन है, ये इसमें कोई ग्लिम्सेस नहीं दिए गए हैं, एकदम से पूरा जनरल, ओवरऑल जनरल हुक के नैरो डाउन होके डायरेक्टली तीसरे स्टेटमेंट की तरफ आता है और तीसरे से एंड हो रहा है। इस इंट्रो में डिफरेंस ये है कि इसमें ग्लिम्सेस नहीं आ रहे जो बाकी दो अप्रोच में था। ग्लिम्सेस था, तीसरे स्टेटमेंट, हुक, ये सब चीज़ों का कम्बिनेशन। इस वाले में ग्लिम्सेस नहीं है, इसमें पूरे का पूरा शुरू से लेके एंड तक जनरल बातें किए गए हैं, नैरो डाउन किया गया है, तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आए हैं, तमहीद बांध के हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दिए हैं और सिग्निफिकेंस भी उसमें शामिल है। हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया है कि कैसे प्रोग्रेस ह्यूमन सोसाइटी ने कैसे प्रोग्रेस किया है, राइज एंड फॉल कैसे हुआ है सिविलाइजेशंस का। फिर नैरो डाउन करके उसको एजुकेशन की तरफ पहले लाए हैं, पहले इसको मतलब जनरली बताया है कि राइज एंड फॉल, फिर उसके बाद एजुकेशन की तरफ आया, एजुकेशन का क्या रोल था उस राइज एंड फॉल में सिविलाइजेशंस के, फिर उसको पाकिस्तान पे ले आए और फिर तीसरे स्पोर्ट किया गया है। लेकिन ओवरऑल ये जो ऊपर वाले जितने भी ये सारा हुक है, ये ओवरऑल जेनेरिक ही है, मतलब इसमें ग्लिम्सेस वगैरह नहीं दिए गए। अब देखें आप जो तीनों अप्रोच थे इनके क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, मतलब कहाँ कौन सा यूज़ करना है, इस पे अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अप्रोच 1, 2 और 3, तीनों में क्या क्या डिफरेंस था। पहला क्या था, पहला थोड़ा सिंपल था, सेफ था। सेफ के हवाले से हम फिर बताएंगे अभी। क्यों था, क्योंकि डायरेक्टली रिलेवेंट था, डायरेक्ट रिलेवेंस इसमें शो हो रहा था। अब इसके पॉजिटिव साइड तो ये है, पॉजिटिव एस्पेक्ट। सेफ क्यों है, क्योंकि हर एग्जामिनर को पता है कि आउटलाइन में ये अप्रोच लिया जा सकता है, तो इसको कोई ना नहीं कहता, इसको कोई गलत नहीं कह सकता, और आप रेलेवेंट भी रहेंगे थ्रू आउट इंट्रोडक्शन, आप रेलेवेंट रहते हैं। सिंपल भी है, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, बहुत आर्ट वाले सब्जेक्ट वाले नहीं, लिटरेचर वाले नहीं हैं, तो कोई भी है तो कोई भी इस अप्रोच को यूज़ करके बहुत ही एक इफेक्टिव इंट्रो लिख सकता है। अब इसका इशू थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसमें रिपीटिशन कुछ ये मसला आ सकता है कि बार बार जब एक ही टॉपिक पे सारे लोग यही कर रहे हों तो थोड़ा सा रिपीटिशन का इसमें एलिमेंट आ जाता है कि कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि आप बार बार एक बातों को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा मोनोटोनियस सा लगता है और क्रिएटिविटी कम है इस वाले इंट्रो में। लेकिन ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है, क्योंकि रेलेवेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, रेलेवेंट रहना बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि बाकी दो में ये रिस्क है। बाकी दो में क्या रिस्क है, बाकी दो में जब आप हुक लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप हुक में अगर आपने हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया या कुछ सिग्निफिकेंस बताया हिस्टोरिकल हवाले से या कोई ड्रामाई अंदाज में चीज़ें बयान किए, अब आप तो जब तक अपने टॉपिक पे आते हैं तो लगता तो क्रिएटिव है, अगर फुल ये पूरे तरीके से अगर रेलेवेंट हो तो क्रिएटिव लगता है, अवार्डेंगे, एग्जामिनर नंबर भी मार्क्स भी देता है इसके। लेकिन इसका एक इशू ये हो जाता है जो कि थर्ड वाले का भी है, इसमें इररिलेवेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, मतलब रिलेवेंट होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि
थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिविटी मांगता है। जब क्रिएटिविटी मांगता है तो इसमें आप अपने तरीके से लिख रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि आप इररिलेवेंट हो सकते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा आपने रीडिंग किया वो, प्रैक्टिस किया वो, फिर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वाले में तो है ही मतलब रिस्की थर्ड वाला, क्योंकि आप ओवरऑल पूरे इंट्रो में जो उसका 90% है वो खुद से ही लिख रहे हैं, और कोई मतलब उसमें जो ग्लैम्सेस वगैरह दे सकते थे जिस तरह फर्स्ट अप्रोच में था, सेकंड में था, अब इसमें नहीं दे रहे, तो डायरेक्ट हुक के बाद डायरेक्ट थीसिस तक पहुंच रहे हैं। तो अब ऐसा ना हो कि एग्जामिनर का, आपने जो कुछ लिखा हुआ है, एग्जामिनर का जो माइंड है ना वो कभी भी इधर उधर ना भटके, आपको ये पढ़ते हुए फुल 100% रिलेवेंट हो, क्रिएटिव हो, तो ही आपको इसके अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने फर्स्ट टू अप्रोचेस सीखे थे, ये जो फर्स्ट टू अप्रोचेस सीखे थे, आप लोगों ने इन दोनों में कॉमन चीज़ें देखे थे। क्या कॉमन चीज़ें थे? उन दोनों में कॉमन चीज़ ये था कि इनमें थीसिस स्टेटमेंट था, थीसिस प्लस ग्लिम्पसेस इसमें हम दे रहे थे, होक, थीसिस, ग्लिम्पसेस। रीस्टेटमेंट तो वो तो अलग ही बात है ना। ये तीनों उसके बेसिक कंपोनेंट थे। अब हम लोग आगे जाके देखते हैं कि हम ये जो अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच है उस, या जो फर्स्ट और सेकंड अप्रोच है, इसके बाकी कितने मॉडल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बता, हम थीसिस कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, और हुक के कितने टाइप हो सकते हैं। अगर हम हुक, सिंपल हुक रखना चाह रहे हैं तो उसके कितने, क्या क्या डाल सकते हैं उसमें, हुक में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कोटेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं। अब आप लोगों के लिए एक और आउटलाइन, अब ये देखने के लिए कि हम लोग एक ही जो अप्रोच है जिसमें ये हुक था, थीसिस स्टेटमेंट था, ग्लिम्पसेस था, और रीस्टेट करते थे थीसिस स्टेटमेंट को, ये जो चार कंपोनेंट हैं इंट्रोडक्शन के, ये जो हमने अगर अप्रोच फर्स्ट अप्रोच अगर हम लोग अप्लाई करें तो उसके किस तरीके के मॉडल निकल सकते, मतलब किस किस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोग ये जो टॉपिक है इसको पढ़ें कि आवर एजुकेशनल सिस्टम एज फेल्ड टू डिलीवर। जी, ये मेरा थर्ड टाइम है जब मैं ये पार्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर से रिकॉर्ड करना। तो वो पिछले वालों में मसला आ गया था, वो आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये टॉपिक देखें पहले। सबसे पहले, आवर एजुकेशनल सिस्टम हैज़ फेल्ड टू डिलीवर, ये तीसरे स्टेटमेंट इसका लिखा गया है। तीसरे स्टेटमेंट को आप पढ़ें एक दफ़ा, फिर देखें कि इसको तीन मेन डायमेंशंस में डिवाइड किया गया है, तीन मेन सेक्शंस बनाए गए हैं कि ये फैक्टर्स शोइंग दैट, कि पहले प्रूफ किया गया है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है, 6 आर्गूमेंट्स हैं। फिर क्यों फेल हुआ है, उसके 6 आर्गूमेंट्स हैं। फिर कैसे इसको रिवैम्प किया जा सकता है। तो आप लोग इस आउटलाइन को पढ़ें एक दफ़ा, और आगे जब बढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि इंट्रोडक्शन कैसे कैसे लिखा गया है। एक ही आउटलाइन पे हमने कैसे अलग अलग सैंपल्स आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों को टेक्निक पता चलेगा कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जा चुका है, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हमने ऊपर भी बात की थी कि हम जो ये स्कीम है जिसमें तीसरे स्टेटमेंट होगा, ग्लैम्सेस होंगे, या हुक, तीसरे स्टेटमेंट और ग्लैम्सेस, इनका कॉम्बिनेशन होगा। ये हम देखेंगे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से कैसे हम उसको लिख सकते हैं। जो अप्रोच 1 था और 2 था जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे दूसरे ऐसे के, इसके, अब उसमें हुक था, अगर आपने नोट किया हो, तीसरे स्टेटमेंट और ग्लैम्सेस और री स्टेटमेंट ऑफ तीसरे स्टेटमेंट। तो अब हम देखें कैसे उनको ऊपर नीचे हम करके लिख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कलर किया हुआ है ये इसका हुक है, फिर हुक के बाद ट्रांजिशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ, फिर तीसरे स्टेटमेंट दिया गया है, और फिर उसके बाद ग्लेम्सेस, फिर रीस्टेट किया गया है, तीसरे स्टेटमेंट को उससे कंक्लूड किया गया है। तो ये एक स्टाइल है, मॉडल है लिखने का। इसको पास करके आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगले मॉडल की तरफ हम जाएं अगर, तो उसमें क्या किया गया है, हुक दे के तीसरे नहीं दिया गया, हुक दे के ट्रांजिशन किया है इस तरफ ग्लिम्पसेस की तरफ, पर ग्लिम्पसेस दिए गए हैं, और एंड तीसरे स्टेटमेंट के साथ किया गया है, थीसिस जो है ना एंड पे दिया गया है। तो ये भी टेक्निक ठीक होता है। अब इसको पढ़ें, एक ही है सारा कुछ, लेकिन आप देखें सीक्वेंस कैसे।
रीअरेंज किए गए हैं, ये भी ठीक है, ये मॉडल भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो तीसरा है, इसमें आप ये देखेंगे कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि डायरेक्ट तीसरे स्टेटमेंट से स्टार्ट लिया गया है डायरेक्टली, एब्रप्ट ओपनिंग है इसमें एकदम से। और तीसरे स्टेटमेंट जैसे ही दिया गया उसके बाद फिर जो है ना वो ग्लिम्सिस दिए गए हैं, ग्लिम्सिस को थोड़ा एलिबोरेट करके लिखा गया है ताकि लेंथ भी ओके हो। और फिर एंड जो है ना फिर से एंडोर्समेंट के साथ तीसरे स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके लिखा गया है। अब ये तीन मॉडल थे, इसमें हुक गायब था। ये कब यूज करेंगे, ये ज्यादातर आर्गुमेंटेटिव जब ऐसे हो जिसमें डायरेक्ट आपको अपना स्टांस दिखाना हो तब भी आप यूज कर सकते हैं ये स्टाइल। आप डर रहे हो कि मैं टाइम मेरे पास नहीं है, आपने बहुत ज्यादा टाइम जो है ना आउटलाइन के बनाने में बाकी चीजों में ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा दिया है, तो आपके पास जब टाइम की कमी है आप सोचे हैं कि शायद अगर मैंने अभी हुक लिखा या एक्स्ट्रा बातें लिखे तो मैं शायद इररिलेवेंट हो जाऊं, इररिलेवेंट होने का खदशा हो आपको, तब आप जो है ना सेफ साइड पे रहने के लिए ये वाला अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोई गलत नहीं कह सकेगा, गलत नहीं होता, ये तीनों में से कोई गलत या ठीक नहीं है। बेहतर कौन सा है, कब कहाँ यूज करना है, वो आपके जजमेंट पे ही डिपेंड करेगा और आपके उस कंडीशन पे कि आपका सिचुएशन क्या है, उस तरह ही आप उसको यूज करेंगे। हाँ, इसमें ये एक क्रिएटिविटी का आंसर नहीं, थोड़ा नहीं दिखता है इसमें, तो ये इसका डाउन साइड है। लेकिन इतना नहीं है कि आपको फेल कर ले, ये सेफ साइड है, बजाय रेलेवेंट होने के तो आप ये यूज करें, बेहतर है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि आपने जो हुक यूज किया, हुक किस किस अंदाज के हो सकते हैं। हुक जो है एनेक्डोट हो सकते हैं, हुक एग्जाम्पल कोई हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है जी, डिफिनेशन हो सकता है, कोटेशन, फैक्ट एंड फिगर। हम जाके एक एक करके देखते हैं कि हुक के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। हम जो मॉडल वन था उसको फॉलो करेंगे जिसमें हुक था, थीसिस स्टेटमेंट, फिर इसको ग्लिम्सेस और री स्टेटमेंट ऑफ थीसिस, तो उसको फॉलो करते हुए अलग अलग हुक अप्लाई करेंगे एक ही आउटलाइन पे और देखें कैसे लिखा गया है। तो आपको इससे ये भी सीख मिलेगा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं हुक में, आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है, लेकिन रेलेवेंट होना है बस। अच्छा, हाइपोथेटिकल भी एक सिनेरियो दे सकते हैं, अभी हम देखेंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं जरा कैसे अलग अलग हुक दिए गए हैं। अब ये एनेक्डोटल हुक जो था, एनेक्डोटल हुक, अब ये इसको पढ़ें, 1947 से लेके स्ट्रक्चरल क्राइसिस तक ये देखें कि एनेक्डोट एक दिया गया है, फिर उसके बाद फिर से थीसिस, फिर ग्लिम्सेस और फिर रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस, सारे बाकी बाकी बातें सेम है, सिर्फ हुक को पढ़ें और देखें कैसे टॉपिक तक लाया है। फिर दूसरे में एग्जांपल दिया गया है जी, फिनलैंड का एग्जांपल दिया है, फिर इसको पाकिस्तान पे लाया है, इसको आप पढ़ें यहाँ से यहाँ तक, बाकी चीजें फिर वही है, देखें कैसे टॉपिक तक लाया है इसको पाकिस्तान तक। जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ें तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनको बाकायदा पढ़ें, ठीक है। अब तीसरा आप ये देखें, हिस्टोरिकल इवेंट के साथ हुक दिया गया, हिस्टोरिकल इवेंट जैसे जापान का बताया कि जापान जब तबाह हो गया वर्ल्ड 2 के बाद, तो उसके लीडर्स ने देखा कि किस तरह बिल्ड रिबिल्ड करना है, तो उन्होंने एजुकेशन को ही यूज किया। लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सका है अभी तक ये चीज रिवाइवल के लिए अपने, और फिर थीसिस की तरफ आ गए हैं। तो इस तरह हिस्टोरिकल एग्जांपल वगैरह कोई दे सकते हैं जी। डिफिनेशन भी आप बता सकते हैं किसी अच्छे इदारे से या किसी अच्छे जो मतलब कोई मुस्तनद एक कोई सोर्स हो उससे, जिस तरह यूनेस्को का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, और फिर उसको रिलेट भी करना है, जिस तरह यहाँ है ना बाय दिस डिफिनेशन, डिफाइन करके फिर इसको रिलेट किया गया पाकिस्तान के साथ, तो इस तरह रिलेट भी करना है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और कोटेशन, कोटेशन भी कोई दे सकते हैं जिस तरह यहाँ दिया गया है एज नेल्सन मंडेला, लेकिन जब कोटेशन देंगे तो इसको फिर से रिलेट करना है, जिस तरह इन पाकिस्तान हाउ एवर दिस वेपन इज ग्रोन ब्लंट, ये इस तरह रिलेट भी करना है, हवा में नहीं देना ऐसे मतलब कोटेशन दे के फिर अपनी बातें करना नहीं। कोटेशन अगर दिया है तो उसको रिलेट भी करना है। और कोटेशन, ये बात याद रखें, कोटेशन 110% रिलेवेंट हो, और ओवर यूज्ड कोटेशन ना हो, जिस तरह ये जो जनरल कोटेशन बार बार यूज हुए होते हैं, जिस तरह ये वाला खुद भी है। और डेमोक्रेसी वाले पे जिस तरह फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये इस तरह की चीजें कोशिश करें कोटेशन ना यूज करें, क्योंकि वो भी तंग आ चुके हैं इन चीजों इन कोटेशनों से। अब और 110%, 110% रेलिवेंट हो तो ही कोटेशन यूज करें, वरना बैकफायर कर जाएगा।
आप किसी स्टेट के साथ फैक्ट एंड फिगर के साथ भी स्टार्ट ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ बताया कि पाकिस्तान जो है ना 168 आउट ऑफ 193 कंट्री HDI में, और उनमें एजुकेशन का बड़ा एक की फैक्टर मौजूद है। और इतने लोग जो है ना आउट ऑफ स्कूल हैं, तो ये दिखाता है कि अलार्मिंग सिचुएशन है स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम का। फिर इसको थीसिस की तरफ ले आए हैं। तो इस तरह करके स्टेट एंड फैक्ट एंड फिगर देख के भी डरा के बंदा हुक अपना शुरू कर सकता है। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जिस तरह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है लेकिन फिर भी अभी तक तबाह है, इस तरह के भी आप हुक यूज कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, इस तरह के हुक भी आप यूज कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो हमने ऊपर बताया था कि मतलब इमेजिन आप पाकिस्तान के जहां पर गिलगित से लेके ग्वादर तक सब बच्चे एक ही जैसे एजुकेशन ले रहे हो, जो इस्लामाबाद के बेस्ट स्कूलों में ले रहे हैं। तो इस तरह अगर रियलिटी हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट आएगा। लेकिन ये जो ड्रीम है अभी भी अनफुलफिल्ड है, और ये अभी भी एक ड्रीम ही है। तो फिर इसको थीसिस की तरफ लाए हैं। तो इस तरह हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हैं। जो है क्वेश्चन पूछें कि क्या इस तरह है, क्या उस तरह है, क्या ऐसे ऐसे करके दो तीन क्वेश्चन से हाई जो है ना उसका अटेंशन ग्रेबिंग क्वेश्चन पूछें। फिर उनको जो है ना आप आंसर करेंगे अपने उस इंट्रो में, क्योंकि आपको वो कंटेंट ही सारा वही होगा। तो उससे भी, लेकिन वो भी थोड़ा क्रिएटिव है और रिस्की है। तो ये सब चीजें, ये सब हुक के टाइप थे जो आप यूज कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना काफी था। अभी मैं आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया है, किस तरह वो अपने इंट्रो लिखते रहे हैं, उस चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। सैंपल्स देखेंगे कि अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उन्होंने कैसे अपने जो टॉपिक्स हैं जो जिन पे वो लिख रहे थे, जो चैप्टर हैं उनके अच्छे अच्छे किसी भी बुक में, उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया है, ताकि आपके पास एग्जांपल आए अलग अलग वेराइटीज के। ठीक है। एक बात सबसे पहले याद रखें, जो आप लोग ये देख रहे होंगे ना राइटर्स, डिफरेंट राइटर्स के स्टाइल, ये एक तो ये है कि आजाद थे, मतलब ये कुछ भी लिख सकते थे, किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि इनकी अपनी किताब है, अपने राइटिंग है, इनको किसी से कोई जज नहीं कर रहा होता। तो इसलिए ये लोग तो जो इन्होंने लिखा है लिख लिया है। आपने सिर्फ इनके ये नोट करना है चीज कि ये कैसे अपने आइडियाज को स्टार्ट करते थे, आइडिया को, और अपने एक्सपेंड कैसे करते थे आइडियाज को। ठीक है। इस चीज़ों को आपने नोट करना है, ताकि आप लोग जो अपने राइटिंग लिखेंगे तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि ये तरीके भी यूज हो सकते हैं। सबसे पहले अच्छा, मैं जब बोलूंगा ना इसको पढ़ा करें, तो आप लोग वीडियो को पास करके ये पूरा पढ़ लिया करें कि ये किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। फंक्शंस ऑफ अ टीचर, ये बर्ट्रैंड रसल का एक चैप्टर, उसकी जो किताब है अनपॉपुलर एसेज, उसका एक चैप्टर है। तो इसको आप पढ़ें कि कैसे फंक्शंस ऑफ टीचर, टीचिंग जो है ना इसको प्रोफेशन है, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये ना हिस्टोरिकल हिसाब से इसको कैसे स्टार्ट लिया है, किस तरीके से अपने आइडिया को एक्सपेंड करते हुए ये नीचे तक आ रहा है और फंक्शंस ऑफ टीचर की तरफ आ रहा है, अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ आता है ये। तो यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है पूरा। और दूसरी ये है कि इन्होंने मतलब इंट्रोडक्शन को कहीं कहीं पे स्प्लिट किया होता है। पहले एक पैराग्राफ छोटा लिखा होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे होते हैं। आपने इस तरह नहीं करा। आप जब CSS के लिए लिखेंगे तो आपने इंट्रोडक्शन को एक ही पैराग्राफ में 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान में लिखना है, जो 10% होता है आपका। क्योंकि 2500 वर्ड्स लिख रहे होते हैं यूजुअली, उसने 3000 कहे, लेकिन आप लिखते तो नहीं है। 2000 से 2500 के दरमियान में आप लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से आपका इंट्रो भी 200 से 250 के दरमियान में होता है लेंथ। तो सिर्फ आपने आइडिया देखना है, बाकी स्प्लिट किया है इन्होंने किस तरीके से, क्या क्या उन्होंने काम किया, वो नहीं देखना आपने। ठीक है। अच्छा, बटन रसल की ही किताब से एक और चैप्टर है, वाई आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट। तो ये सारे मैंने 100 ग्रेट रीडिंग्स जो है ना अमूद रहमान रांझा साहब जो DC ग्वादर हैं, तो उन्होंने 100 ग्रेट रीडिंग्स के नाम पे ये कंपाइल किए हुए हैं अच्छे अच्छे रीडिंग्स। तो उधर ही से मैंने इनको उठाया था। PDF है, आप लोग इंटरनेट में भी आप लोगों को मिल जाएगा। वाई आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, यहाँ देखिए इन्होंने किस तरह स्टार्ट लिया है। यहाँ इन्होंने एकदम से देखें क्वेश्चन रेज किए हैं। आर इट्स थियोरिटिकल टेनेट्स ट्रू, और दूसरा ह्यूमन हैप्पीनेस तक क्वेश्चन मार्क। तो फिर अपना बताया कि ये दोनों बता, फॉर माई पार्ट आई थिंक
थियोरेटिकल। आप लोग पेपर में तो ये नहीं कहेंगे कि आई थिंक वगैरह इस तरह के, तो पर्सनल ओपिनियन अपने जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आपके होते तो पर्सनल ओपिनियन ही है ऐसे में सारा जो आप लिख रहे होते हैं, लेकिन ये इस तरह क्लेम नहीं करेंगे कि आई थिंक, वी थिंक या यू थिंक, इस तरह करके पर्सनल प्रोनाउन यूज ना करें। तो ये देखिए डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं और डायरेक्ट इनका जवाबात इनके दे रहा है। फिर फिलोसफिकल टच में आए हुए हैं, कार्ल मार्क्स वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। ये तो इसके पर अपने वो हैं कि ये लोग इंट्रोडक्शन में ग्लिम्पसेस देते हैं कि नहीं देते, या आगे जाके हिस्टोरिकल हिसाब से ले जाते हैं, फिलोसफिकल अंदाज से ले जाते हैं। वो आपका काम नहीं है, सिर्फ आपने ये नोट करना था कि देखें इसने किस तरह क्वेश्चन रेज किए हैं, फिर उनका जवाब दिया है। इसको भी आप पास करके पढ़ें। फिर इसी उसी बुक से ही अनपॉपुलर आइडियाज में, सॉरी अनपॉपुलर एसेज में से ही ये जो है ना चैप्टर है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये देखें, यू बिफोर वी कैन डिस्कस, अब ये दो, इन आइडियाज को डिस्कस करने से पहले 2 पेजेस तक जो है ना कुछ और बातें ये करता है ये, लेकिन ये तो आज़ाद है, आप नहीं करेंगे। लेकिन अंदाज देखें इसका कि ये जैसे ही स्टार्ट लिया है, फिर आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, or when they become less like animals, or when they become happier, or when they learn to enjoy a great diversity of experiences, or when they come to know more, or when they become more friendly to another। ये सारे असल में इस पूरे चैप्टर में बर्टन रसल ने एक्सप्लेन किए हैं एक एक करके इन सारे पहलुओं को। तो इनको इंट्रो में देखें किस तरह श्रिंक करके क्वेश्चन रेज किया है इन्होंने। I think all these come into our conception of what helps mankind, and I will say a preliminary word about them। कि मैं कुछ थोड़ा बातें करूंगा, लेकिन उनके बाद मैं सब कह रहे हैं कि एक एक करके ये सब चीजें जो है ना ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनको एक एक करके मैं नोट करूंगा, मतलब पर एलिबरेट करूंगा। तो ये इनका देखें स्टाइल है, कैसे इन्होंने इंट्रो को लिया। ये तो अपने इनका अपना अंदाज है, लिटरेरी स्टाइल है जिस अंदाज से लिखें, लेकिन आपने सिर्फ नोट करना है कि देखें इस तरह भी लिखा जा सकता था। आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, ये भी रसल का ही है। तो ये देखें किस तरह शुरू किया है, डायरेक्ट एकदम से इन्होंने स्टार्ट लिया है। द मिस फॉर्चून्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। फर्स्ट, दोज इन्फ्लिक्टेड बाय नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड, दोज इन्फ्लिक्टेड बाय अदर पीपल। अब देखें डायरेक्ट शुरू किया है इन्होंने, फिर एनवायरनमेंट की पहले बातें की हैं, फिर अदर पीपल की बातें की हैं। तो इस तरीके से ये एक एक करके अपने जो अपनी बात है वहां तक ये उसको ला रहे हैं। ये सारा आप पास करें, इसको पढ़ें, इसको इसको भी। हेज रिलीजन मेड यूजफुल कंट्रीब्यूशंस टू सिविलाइजेशन। अब यहाँ देखें इन्होंने डायरेक्ट एकदम से शुरू किया है कि माई ओन व्यू ऑन रिलीजन इज दैट ऑफ लोक्रिटस। अब ये फिर बता रहा है कि कैसे ये एकदम से इन्होंने स्टार्ट यहाँ लिया है। कैसे देखें कि अलग अलग वैरायटी ऑफ जो टेक्निक्स हैं उन्होंने ये अच्छे अच्छे आथर्स ने यूज करके अपने इंट्रो स्टार्ट किए हैं। तो ये इसको भी आप पढ़ें एक दफा। अनवार, ये विल ड्यूरेंट का जो है, विल ड्यूरेंट का, मुझे लगता है ये विल ड्यूरेंट के ही वो हैं चैप्टर्स हैं अब उनके। जो फैलन लीव्स है शायद मेरे ख्याल में उस बुक से है ये। तो अनवार पे कैसे देखें कैसे इन्होंने स्टार्ट लिया है कि इन द ईयर 1830 आ फ्रेंच कस्टम ऑफिशियल नेम्ड ये देखें कैसे एनेक्डोट से और हिस्टोरिकल के एग्जांपल है वहां से स्टार्ट लेके फिर अपनी बात तक इस बात को ला रहे हैं। फिर ये तो यहाँ पूरा हिस्टोरिकल एनालिसिस दिया है वार का कि ये जंगें वो जंगें ये जंगें वो जंगें, इस तरह कर करके ये पूरा एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, मतलब पूरे जो जंग हैं जब से हिस्ट्री में जंग होते रहे इनको सारा ग्लिम्पसेस दिखा दिखा के फिर अपनी बात पे ये आते हैं। तो ये भी पढ़ने के लायक है कि इसको बंदा पढ़े। फिर ये देखें पूरा चैप्टर इसका असल में था कि ये देखें ये सारा करके इन्होंने फिर एंड पे ये देखें यहाँ क्या लाया है कि नेवरदलेस वी वार इज ऑलवेज बीन, कि वार तो हर वक्त रहा है, विल इट ऑलवेज बी, क्वेश्चन हटाया है। फिर क्या, व्हाट आर दैट्स काजेज, फिर कैन इट बी प्रिवेंटेड और डिमिनिश्ड। ये सारे क्वेश्चन मार्क जो इन्होंने क्वेश्चन अंदाज में बताए हैं ना अपने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हैं, मतलब हम तो इसको एक ही समझेंगे। यहाँ देखिए एंड पे इसने क्वेश्चन उठाया है एनेक्डोट से, इस तरह शुरू कर करके हिस्टोरिकल ओवरव्यू वगैरह दे दे के यहाँ पर इसने फिर अपने असल बात पे लाया है कि क्या ये बातें, ये असल में पूरे चैप्टर इन चीजों के ऊपर है इनका। समझे कि इनको क्वेश्चन के हिसाब से बताया है। फिर यहाँ से देखें काजेज शुरू हो गए हैं इनके, काजेज ऑफ वार और ये यहाँ से ये काजेज
का जो सेक्शन है वो शुरू किया है, तो इसका एक क्रंच पैराग्राफ इन्होंने दिया है, मतलब कि ट्रांजिशन पैराग्राफ पर ये साइकोलॉजिकल को अलग से डिफाइन करेंगे, फिर बायोलॉजिकल के लिए अलग पैराग्राफ होंगे इनके। ये सारा इस तरीके से इसको ले गए हैं ये विल ड्यूरेंट। एजुकेशन पे विल ड्यूरेंट ने देख कैसे शुरू किया है कि एडवर्ट स्पेंसर इन अ पग्नेशियस लिटिल बुक ऑन एजुकेशन वंस चैलेंज, देखें ये कंपैरिजन के हिसाब से शुरू किया है, दूसरा किसी बुक का हवाला दे के एल्बर्ट स्पेंसर बहुत नामी गिरामी एजुकेशनिस्ट है, उसका हवाला दे के, उसके बातों का हवाला दे के वहां से एनालिसिस यहाँ पे इन्होंने शुरू करके फिर अपनी बात पे लाए हैं एजुकेशन के हवाले से, जो इनका अपना मौक़िफ़ है, फिर यहाँ तक इनको लाए हैं। देखें ये ज्यादातर क्वेश्चन स्टाइल में क्वेश्चन रेज करते हैं, फिर उसको पूरे चैप्टर में आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये इनका अपना स्टाइल है, क्रिएटिव स्टाइल है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। 10 पीक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ये फिर विल ड्यूरेंट की किताब है प्लेजर्स ऑफ फिलोसफी, उसमें भी है ये चैप्टर, और ये द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें भी है ये चैप्टर, दो तीन किताबों में है उनका ये चैप्टर। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पर कैसे शुरू किया, यहाँ पर एनेक्डोट से कैसे शुरू किया, यही स्टाइल जो मैंने ऊपर इंट्रो आप लोगों को सिखाया था, मतलब एक बताया था कि सर महमूद रहमान राजा साहब जो हमें कराया करते थे, वो सर ने देखें यहाँ मैंने बताया भी था कि ये जो वो जो इंट्रो है वो सर ने इसी बुक से उठा के अपने अल्फाज में उसको मोल्ड किया हुआ था। तो ये देखें इस तरह हिस्टोरिकल एक एनेक्डोट से एग्जाम्पल से स्टार्ट कर करके फिर अपनी बात तक भी ला सकता है बंदा। तो ये भी एक स्टाइल है, इसको आप लोग पढ़ें। ये इसका पहला सारा पोर्शन था। फिर डिफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस पे आए हैं। ये देखिए कैसे शुरू करते हैं ये लोग, पहले व्हाट शेल वी मीन बाय प्रोग्रेस, ये इस तरह क्वेश्चन रेज करके फिर उसका जवाब देते हैं। ये इस तरह के स्टाइल उन्होंने अपनाया होता है ज्यादातर। अब ये व्हाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, ये जो बुक है ये है, ये जो बुक है पॉलिटिकल आर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, फ्रांसिस फुकुयामा, उसकी किताब से ये लिया गया ये चैप्टर। तीन चार चैप्टर हैं डेमोक्रेसी पे। तो वाई डिड डेमोक्रेसी स्पिरिट, इसमें देखिए इन्होंने किस तरह, इसमें देखिए इन्होंने किस तरह हिस्टोरिकल हवाले से स्टार्ट किया है कि डेमोक्रेसी कैसे स्प्रेड हुआ है एकदम से इस तरह। ये इनका थीसिस है समझे। और हाउ डेमोक्रेसी इज रूटेड इन ह्यूमन इंटरेस्ट एंड सोशल ग्रोथ मोबिलाइजेशन, ये सारा ये मतलब इस चैप्टर में बताने वाले हैं ये। तो ये देखें यहाँ से लेके हिस्टोरिकल हवाले से ये इन्होंने स्टार्ट लिया है, तो इस तरीके से भी कोई अगर टॉपिक आ गया तो हम लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ें। इन्होंने भी देखें चैप्टर पर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन के एंड पे कैसे व्हाई डिड दीज वेव्स ऑफ ओकर और डेमोक्रेटाइजेशन ओकर, ये फिर कुछ रीजन में हो सकता है कुछ में नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन रेज करके अभी पूरे चैप्टर में इनको जवाब देंगे, ये भी एक स्टाइल उन्होंने भी अपनाया होता है। बुक्स में ज्यादातर लोगों ने ये स्टाइल अपनाया होता है जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। अब ये परवेज हुदबुआ है, ये 2009 में इन्होंने लिखा हुआ था, ये रिसर्च आर्टिकल है इनका, पाकिस्तान हायर एजुकेशन सिस्टम हाउ टू फिक्स इट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू। यहाँ देखें कैसे इन्होंने कंपैरिजन के जरिए से पाकिस्तान का जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसको कंपेयर किया गया इंडिया ईरान के साथ, बाकी इलाकों जो मुल्क हैं उनके साथ, स्टेटिस्टिक्स के साथ शुरू किया और कंपैरिजन के साथ फिर अपनी बात पर ले आए हैं। तो ये देखें हमने कहा था ना कि ये लोग छोटे छोटे पैराग्राफ भी इस तरह डाल डिवाइड करते हैं उनमें भी अपने इंट्रो को, लेकिन हम इसको एक ही बना के सोचेंगे कि ये एज अ होल एक ही इंट्रो लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए कैसे हुक कैसे दिया है, फिर अपनी बात पे कैसे लाए हैं, और ये फिर एंड पे बताया कि द एनालिसिस ऑफ पार्ट्स डिवाइड्स नेचर इनटू 3 पार्ट्स, कि ये चीजें हैं कि जो जो मतलब पूरे चैप्टर है इसमें मैं ये तीनों बातें करूंगा। तो ये असल में इस तरह का स्टाइल उन्होंने अपना है। आगे जाते हैं, ये शायद सिद्दीकी है जो उनकी किताब है जी, इनकी जो किताब है एजुकेशन इनइक्वलिटीज एंड फ्रीडम, शायद सिद्दीकी की, उसका एक चैप्टर है, उसमें से मैंने ये अ, उठाया हुआ है। ये देखें रीजन फॉर एजुकेशन, अब इन्होंने देखें कैसे किया हुआ है, इन्होंने कोटेशन दे के, नील पोस्टमैन का कोटेशन दे के फिर यहाँ से शुरू किया है। और ये देखें सिग्निफिकेंस से इन्होंने शुरू किया, द गोल्स ऑफ एजुकेशन बीन चेंजिंग थ्रू टाइम। अच्छा ये कंपैरिजन से क्या है कि गोल कैसे चेंज होते जा रहे हैं, और पहले ये था अब ये हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना स्टार्ट लिया है। रीजंस फॉर एजुकेशन इसका जो चैप्टर है इसको इस तरह इन्होंने देखें स्टार्ट किया। इनइक्वलिटीज इन एजुकेशन ये अलग एक और चैप्टर है, यहाँ पर से देखें ये कोटेशन यूज करके फिर जो है ना, और ये सिग्निफिकेंस से शुरू किया गया है कि एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या करता है, फिर एजुकेशन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को
कनेक्ट करके फिर इनइक्वलिटीज की तरफ ले आया है, इसको जो अपनी बात है वहां तक ले आया है। इसको भी देखें, आप लोग पढ़ें। पाकिस्तान एट 70, शायद जावेद बर्की, उसकी किताब है। उन्होंने अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके किताब चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, एडिटेड किताब है। तो इशरत हुसैन ने उसमें एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है, इकोनॉमिक गवर्नेंस। इसको देखें कैसे कंपैरिजन के जरिए से इन्होंने प्रूव करना चाहा है कि पाकिस्तान टॉप 10 में था और अब क्या उसकी हालत है इतने अरसे से बाद। ये देखें, हिस्टोरिकल हिसाब से इसको ले गया है और एंड पे बताया है कि ये जो चैप्टर है ये चीज़ें बताएगा। खैर, हम तो बुक में ये नहीं बोलते, आम अपने एसे में इस तरह अनाउंस नहीं करते इंट्रोडक्शन में, हम तो पैसिव फॉर्म में इन चीज़ों को लिखते हैं। तो इसको भी आप लोग देखें कि शरत हुसैन कैसे लिख रहे हैं चीज़ों को इंट्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं। उसी किताब में जियाद अल्लादाद ने वेज ऑफ सॉल्विंग एनर्जी प्रॉब्लम ये चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है। तो इसको देखें कैसे इन्होंने डायरेक्ट एकदम से स्टार्ट लिया है एनर्जी शॉर्टेज से, और फिर आगे चले गए हैं ये लोग। स्टार्ट एकदम से एब्रप्टली है, सिग्निफिकेंस से शुरू किया है या उस मसले को बताया एकदम से और उससे स्टार्ट लिया है। ये है लेसन 8, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड। ये जो 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड बुक है, फरीद जकरिया उसका एक चैप्टर है। उसमें देखिए ये कैसे फरीद जकरिया एक एनेक्डोट के जरिए से, एग्जाम्पल के जरिए से इसको अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कैसे असल बात तक लाते हैं। खैर, अपनी असल बात तक लाते हुए तो ये बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे लिया है इस चीज को आप अभी देख लें। अब आगे बढ़ते हैं। ये एजुकेशन चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अब ये चैप्टर है, ये नोहल अरारी की, योवल नोहा अरारी, उसकी जो किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, उसमें जो चैप्टर है एजुकेशन, उसके हवाले से देखें कैसे इन्होंने स्टार्ट लिया है। इसको भी आप लोग पढ़ें। मलिया लोधी की किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, 2016 में जो आई थी। जाहिद हुसैन ने जो चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है उस बुक में, मलिया लोधी की किताब में, उसको देखे मिलिटेंसी को कैसे इन्होंने, बैटलिंग मिलिटेंसी कैसे एकदम से स्टार्ट लिया इन्होंने कि पाकिस्तान टुडे फेसेस अ ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट्स एंड इस्लामिक मिलिटेंट्स। डायरेक्ट शुरू किया है और रिजल्ट इसका ये है और ये इस तरह करके अब उसी बुक से टर्निंग एनर्जी अराउंड, जियाद अल्लादाद ने कंट्रीब्यूट किया हुआ उसी बुक में एक चैप्टर, उसको पढ़ें। पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर इज इन क्राइसिस, इट्स प्रॉब्लम सीम्स इनसरमाउंटेबल। अभी देख कैसे एकदम से स्टार्ट लिया इन्होंने, एकदम पहले हुक दिया है 1 या 2 सेंटेंस में और फिर अपनी बात कही है। ये अच्छा इंट्रो देखें, रेलेवेंट इंट्रो इन्होंने लिखा है कैसे। अब ये भी देख के आपको पता चल गया कि कैसे लिख रहे हैं ये लोग जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं। इशरत हुसैन का जो चैप्टर है इकोनॉमिक, एनहांसिंग इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस, ये मोहम्मद आमिर राना, ये सारे मुझे लगता है ये जो अभी ये जो बुक आई है मलयालूदी किताब, जिसमें है कि पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, ये जो अभी 2024 में ये किताब पब्लिश हुई है, तो उसके चैप्टर्स हैं अभी। एनहांसिंग इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस, अब इसको देख के इशरत हुसैन कैसे इसको कंपैरिजन कर रहा है। पाकिस्तान में सेलिब्रेट इट्स सेंटिनरी इन 2014, जस्ट ये तो ये अचीव करने के लिए इसको ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे कैसे अपनी बात पे फिर आए हैं इशरत हुसैन। इसको पढ़ें। मोहम्मद आमिर राना ने जो थ्रेट ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ये जो चैप्टर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ें कि कैसे, कि किस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है, किस तरीके से अपनी बात पर ले गए हैं ये। फिर इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे जमील अहमद ने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है, इसको आप लोग पढ़ें कैसे स्टार्ट किया है। स्टार्ट आप लोग देखें बस, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है ना वो आप लोग उसमें ग्लिम्सेस ही देंगे अपने और थीसिस प्लॉट करेंगे, इतना बाकी चीज़ों का इतना आपने नहीं देखना। सिर्फ ये देखना है कि कैसे स्टार्ट लिया है, कैसे अपनी बात तक ये लोग गए हैं। ये तारिक बनूरी हैं, ये एचईसी के चेयरमैन थे। इन्होंने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया इसी बुक में, रेस्क्यूइंग एजुकेशन। इन्होंने देखें एक कोटेशन दिया है, कोटेशन से स्टार्ट किया है, फिर एजुकेशन के सिग्निफिकेंस पे बातें की हैं और स्टार्ट एजुकेशन के सिग्निफिकेंस से लिया है और फिर पाकिस्तान पे आए हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टाइल है, इसको आप देखें। कोटेशन खैर इनका पता नहीं चल रहा किस तरीके से दिया, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपने मुताबिक दिया होगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो कोटेशन होता है वो उसी चैप्टर से
प्योरली 100% रिलेवेंट हो, या उसी जो आपका टॉपिक है, सॉरी, 110% रिलेवेंट हो, इसको भी आप लोग पढ़ें। तारिक बनूरी साहब ने जो लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ था, इसको करके आप लोग देखें, पढ़ें, कैसे उन लोगों ने स्टार्ट लिया है, कैसे अपनी बात पे चले गए हैं, असल बात पे, टॉपिक पे। तो ये थे आपके सैम्पल इंट्रोज। आई होप आपका आज का जो लेक्चर था, आप लोगों को इसमें बहुत काफ़ी हेल्प मिला है। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग देख रहे हैं, या ग्रुप में अगर आप लोग हैं तो ग्रुप में पूछ लें, नहीं है तो कमेंट में बता दें कि आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इंट्रोडक्शन को लेके। थैंक यू।